दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे संस्कृत के इस चैनल संस्कृति पिका पर। पिछले वीडियो में हमने काव्य प्रकाश का जो प्रथम वीडियो हमारा आया था उसमें आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन के जो 6 कारण बताए थे उनकी चर्चा की थी, जिसमें पहला कारण यश, यानी यश के लिए काव्य की रचना की जाती है। दूसरा जो है अर्थ यानी धन। तीसरा व्यवहार कुशलता। चौथा जो है अपने अनिष्टों के नाश के लिए। और पांचवा हृदयों को आनंद की प्राप्ति। और छठा जो है काव्य मम्मट ने जब कारण बताया था काव्य के प्रयोजन का कि सरस यानी स्त्री के समान सहज ढंग से काव्य के माध्यम से व्यक्ति किसी भी बात को आसानी से हृदयंगम कर सकता है। तो उन 6 कारणों की चर्चा हुई थी। आज का हमारा विषय है काव्य हेतु और काव्य लक्षण, जिनकी चर्चा आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में की है। तो आइए देखते हैं। काव्य हेतु वो कारण जो काव्य की रचना के लिए जिम्मेदार होता है। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। मूल कारिका है शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्यादवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तद उद्भवे। कारिका में शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये 3 शब्द आए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। पहला जो शब्द है शक्ति। शक्ति यानी आंतरिक प्रेरणा, जिससे किसी व्यक्ति के अंदर से जो शब्द निकलते हैं और फिर वह जो काव्य का रूप लेता है उसे ही आचार्य मम्मट ने शक्ति कहा है। शब्द और अर्थ को जान लेना और उनकी रचना कर देना मात्र काव्य नहीं है, बल्कि ऐसे विशिष्ट शब्दों का चयन जिससे पढ़ने वाले व्यक्ति को एक आनंद की प्राप्ति हो, उसी का नाम जो शक्ति अथवा प्रतिभा है। यह पहला हेतु आचार्य मम्मट ने काव्य में बताया है। दूसरा जो आचार्य मम्मट कहते हैं निपुणता। अब निपुणता जो है, किसी भी कार्य में व्यक्ति निपुण कैसे हो सकता है? अभ्यास से, शास्त्रों के अध्ययन से, लोक में अलग अलग जगह पर अपने आसपास के वातावरण का अध्ययन करने से और उत्तम उत्तम काव्यों को पढ़कर जो एक ज्ञान वह अर्जित करता है और उसको शब्द और अर्थ का जो रूप देता है, जिसमें सारा शास्त्र, वेद और पुराणों को समाहित कर जो शब्द और अर्थ लिखे जाते हैं, उसी को आचार्य मम्मट ने निपुणता कहा है। अब तीसरा हेतु जो आचार्य मम्मट ने कहा है उसकी चर्चा करते हैं अभ्यास। शक्ति और निपुणता के बाद तीसरा है अभ्यास। किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी काव्य का बार बार अध्ययन, बार बार शब्द और अर्थ को समझकर कोई पंक्ति जब तक वह उत्कृष्ट स्तर पर न पहुंच जाए, उस स्तर तक जो है लगातार निरंतर अभ्यास करने को ही जो है तीसरा कारण काव्य में आचार्य मम्मट ने माना है। और शक्ति, निपुणता और अभ्यास जब तीनों मिलते हैं तभी उत्कृष्ट काव्य की रचना संभव हो पाती है। अब आचार्य मम्मट ने 2 उदाहरण दिए हैं इसमें। एक तो जो पहला उदाहरण दिया है वो है गुणाग्नि न्याय। आपने देखा होगा कि जब यज्ञ किए जाते हैं तो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए घास और अरणी की आवश्यकता होती है। और तीसरा, जब एक व्यक्ति मंथन करता है तो उस अरणी के मंथन से उस घास पर घर्षण पैदा होता है। जब ये तीनों चीज़ एक साथ मिलती है तब अग्नि प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार मम्मट ने कहा है कि काव्य में भी
शक्ति, निपुणता और अभ्यास, जब तीनों एक साथ मिलते हैं तब उत्तम काव्य की रचना संभव हो पाती है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं आचार्य मम्मट, दंड चक्रादि न्याय, यानी जिस प्रकार एक कुम्हार घड़े बनाने के लिए चाक पर एक दंड होता है, लकड़ी के आकार का डंडा, उससे जो है वो चाक को घुमाता है और मिट्टी को एक विशेष तरीके से हाथों के द्वारा सेप दी जाती है। इस प्रकार कौशल, दंड और चक्कर तीनों का जब सम्मिश्रण मिलता है तो उत्तम घड़ा तैयार होता है। उसी प्रकार ये तीनों चीज़ें मिलकर ही जो है उत्तम काव्य की रचना कर पाती है। तो निष्कर्ष यही है, शक्ति जो है वो आंतरिक प्रेरणा है, निपुणता ज्ञान और प्रशिक्षण है जो गुरुओं के माध्यम से प्राप्त होता है, और अभ्यास निरंतर प्रयत्न से ही संभव है। इन तीनों के मिलने से ही उत्तम काव्य की रचना होती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।